हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। करंट अफेयर स्पेशल में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ओपन स्काइज ट्रीटी के बारे में। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूएई ने ये इच्छा जताई है कि भारत के साथ वो ओपन स्काइज ट्रीटी ये साइन करना चाहता है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही हमने देखा था कि ये काफ़ी न्यूज़ में थी। ओपन स्काई ट्रीटी क्यों थी? बिकॉज ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका ने इस ट्रीटी से बाहर निकलने के बारे में बात की थी। तो क्या ये वही ट्रीटी है जो भारत और यूएई के बीच जिनके बारे में बात चल रही है, या फिर ये अलग है कुछ? तो देखेंगे, और जो अमेरिका वाली ट्रीटी है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है और आने वाले जितने भी परीक्षाएं हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि पहले अमेरिका की वजह से ये न्यूज़ में थी और अभी फिर से न्यूज़ में आई है। तो इसी टॉपिक पर डिटेल से बातचीत करेंगे और शुरुआत करें उससे पहले अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहें। और इसके अलावा डेली आपको चैनल पर करंट अफेयर की वीडियो और उसके अलावा शाम को 7 बजे ज़ीरो से जीनियस क्विज़ भी देखने को मिलता है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। इट विल रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो चलिए हमारे आज के टॉपिक पर बात करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि क्यों इसकी बात की जा रही है, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने भारत के साथ ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा जताई है। तो इसीलिए सबसे पहले देख लेते हैं यूएई को, इसकी लोकेशन कहाँ है मैप में। तो इसकी बाउंड्री, यूएई की बाउंड्री लगती है 3 देशों के साथ। कौन कौन से हैं? कतर है, सऊदी अरबिया है और ओमान है। इसके अलावा पर्शियन गल्फ़ के साथ भी ये सीमा बनाता है। और यूएई की राजधानी की बात करें तो ये है अबू धाबी। और पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान के बीच में आपको जो संकरी सी पट्टी देखने को मिल रही है, ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट है। ईरान की वजह से काफ़ी न्यूज़ में थी कुछ समय पहले, तो इसकी लोकेशन भी याद रखिएगा। तो ये हो गई यूएई की लोकेशन। अब देखते हैं कि ओपन स्काई ट्रीटी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये क्या है। तो ओपन स्काई समझौता ये 2 देशों के बीच एक द्विपक्षीय समझौता होता है जिसके तहत दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय यात्री और कार्गो सेवा प्रदान करने के लिए अपनी अपनी एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए आपस में बातचीत करते हैं। तो जैसा हम जो इसका नाम है इसी से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। ओपन स्काई ट्रीटी यानी कि जो आकाश है, किसी देश के ऊपर का जो आकाश है उसको ओपन कर देना, जिस देश के साथ हम संधि कर रहे हैं उसके लिए। और ये किसके लिए होता है? अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और कार्गो उड़ान के लिए ये समझौता किया जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है ओपन स्काई समझौता की। आगे देखें थोड़ा और, तो भारत और यूएई के बीच एक सप्ताह में लगभग 1068 उड़ानें हैं जो द्विपक्षीय वायु समझौता यानी एयर सर्विस एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों की एयरलाइंस द्वारा संचालित की जाती हैं। तो ओपन स्काई ट्रीटी की बात अभी चल रही है, लेकिन इससे पहले भी जो हमारे देश के ऊपर से जो यूएई की उड़ान जाती होगी, यूएई के जो भी कार्गो उड़ान हैं या अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान है वो जाते होंगे जो भी, तो उनके लिए भी पहले से कोई समझौता मौजूद है और वो समझौते का नाम है एयर सर्विस एग्रीमेंट यानी कि वायु सेवा समझौता। तो ये थोड़ा सा ओपन स्काई ट्रीटी से अलग है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि कैसे अलग है। आगे अभी देखें तो भारत की सार्क देशों के साथ खुली आसमान नीति है और 5000 किलोमीटर के दायरे से परे है, जिसका तात्पर्य है कि इस दूरी के भीतर के देशों को द्विपक्षीय समझौते में प्रवेश करने की ज़रूरत है और पारस्परिक रूप से उन उड़ानों की संख्या निर्धारित करना है जो उनकी एयरलाइंस दोनों देशों के बीच संचालित कर सकती हैं। तो यहाँ पर बात की गई है ओपन स्काई ट्रीटी, खुली आसमान नीति जो है भारत की सार्क देशों के साथ है। सार्क कौन से देश हैं? जो हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो हमने एक क्षेत्रीय संगठन बनाया हुआ है सार्क। तो उस सार्क के जितने भी देश हैं उनके साथ हमारी ओपन स्काई ट्रीटी है, लेकिन उसमें क्या है कि एक लिमिट उसकी तय है। लिमिट क्या है? 5000 किलोमीटर। सार्क देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता नहीं है बल्कि ओपन स्काई ट्रीटी सभी सार्क देशों के साथ कॉमन है। अभी हम देख लेते हैं जो एक बात हुई थी वायु सेवा समझौता एयर सर्विस एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट किस तरह का है? तो भारत ने 109 देशों के साथ वायु सेवा समझौता किया है जिनमें संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है, यूएई भी शामिल है। इस समझौते में क्या होता है कि उड़ानों, सीटों, लैंडिंग बिंदुओं और कोड शेयर की संख्या से संबंधित विभिन्न पहलू शामिल किए जाते हैं, लेकिन यह समझौता 2 देशों के बीच असीमित संख्या में उड़ानों की अनुमति नहीं देता है। यानी कि जो भी उड़ानें भरी जाती हैं देश के ऊपर से, उनकी संख्या सीमित कर दी जाती है। जबकि जब हम जाते हैं ओपन स्काई ट्रीटी पर, तो ओपन स्काई ट्रीटी में ये फ़ायदा होता है कि ओपन स्काई ट्रीटी में असीमित संख्या में उड़ानों की अनुमति दी जाती है।
जो कि एयर सर्विस एग्रीमेंट में नहीं है। तो एयर सर्विस एग्रीमेंट ये पहले से यूएई और भारत के बीच में है, लेकिन क्योंकि उसकी संख्या सीमित होती है, उड़ानों की संख्या सीमित होती है इस ट्रीटी में, तो इसीलिए ओपन स्काइज ट्रीटी की बात अब यूएई के द्वारा की जा रही है भारत के साथ करने के लिए। और साथ में एक चीज़ यहाँ पर ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि जो यूएई है भारत के साथ ओपन स्काई समझौते की बात तो की है, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि 5वीं और 6ठी फ्रीडम ऑफ एयर के बारे में भारत को विचार करने की ज़रूरत है, भारत को विचार करना चाहिए। तो एक शब्द जो आया है फ्रीडम ऑफ एयर, ये क्या है इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो फ्रीडम ऑफ एयर की अवधारणा वर्ष 1944 के कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, जिसे शिकागो कन्वेंशन भी कहा जाता है, में विमानन उदारीकरण की सीमा पर असहमति के परिणाम स्वरूप तैयार की गई थी। जो हमने पीछे देखा ना, संख्या एक निश्चित की जाती है, ठीक है, असीमित उड़ान को भरने की आज़ादी नहीं दी जाती, ठीक है, आज़ादी नहीं होती है। या फिर ये वाला जो एक पहलू है कि जो विमान उड़ाए जाएंगे किसी देश के ऊपर से, उनकी संख्या असीमित हो, ये एयर सर्विस एग्रीमेंट में नहीं था। तो फ्रीडम ऑफ एयर उसी बारे में है कि किसी भी कंट्री को जो एग्रीमेंट किया जा रहा है या जो भी संधि की जा रही है उसमें कितनी फ्रीडम ऑफ एयर दी जानी चाहिए। तो इसके लिए कुछ हवाई फ्रीडम निर्धारित किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात विभिन्न हवाई फ्रीडम से संचालित होता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी वायु यातायात है उसे संचालित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं कि किसी भी देश को फ्रीडम ऑफ एयर कितनी दी जाएगी। किसी देश द्वारा विदेशी एयरलाइनों को देश में उड़ान भरने के लिए दी गई अनुमति फ्रीडम ऑफ एयर पर निर्भर करती है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन समझौता 1944 के अनुसार 9 हवाई फ्रीडम निर्धारित की गई हैं। अब इन 9 में से 6 फ्रीडम ऑफ एयर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो पहली हवाई फ्रीडम जो है, फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर, किसी वायुयान को अपने गृह राज्य से उड़ान भरने की अनुमति देती है। दूसरी फ्रीडम ऑफ एयर है, वायुयान को किसी दूसरे देश में उतरने की अनुमति देती है। हमारे वायुयान किसी भी दूसरे देश में उतर रहे हैं जाकर, उसकी अनुमति हमें वही देश देता है ना, कोई देश हमें परमिट करता है कि ठीक है आप अपने वायुयान यहाँ पर उतार सकते हैं हमारी कंट्री में। तो ये किसी भी देश की वायु नीति के अंतर्गत आता है और ये सेकंड फ्रीडम ऑफ एयर है। फिर तीसरी और चौथी फ्रीडम ऑफ एयर क्या है, किसी वायुयान को दूसरे देश में उतरने के पश्चात वापस अपने देश के लिए उड़ान भरने और अपने देश में उतरने की अनुमति। ठीक है, अभी किसी देश में हमारा वायुयान गया है तो वहाँ से वापस उड़ने के लिए भी अनुमति चाहिए होती है, और यही काम करती है तीसरी और चौथी हवाई फ्रीडम। फिर पांचवी और छठी क्या है, इसके अंतर्गत एयरलाइंस को किसी देश से यात्री लेने और अपने मूल देश के अलावा किसी तीसरे देश के लिए ले जाने की अनुमति होती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई इंडियन एयरलाइन है, वो अमेरिका से अमेरिका के यात्रियों को ब्रिटेन में लेकर जा रही है, तो इसके लिए पांचवी और छठी फ्रीडम ऑफ एयर होती है। तो इसके लिए भी जो तीनों कंट्रीज़ हैं उन्हें परमिट करना पड़ता है। ठीक है, ये नियम के अंतर्गत आती है, संचालन इसी तरह से होता है। और भारत और यूएई के बीच इसको लेकर थोड़ा सा विवाद है, जिसके बारे में यूएई ने बात की है कि भारत को इस पर विचार करना चाहिए और ओपन स्काई ट्रीटी भारत और यूएई को साइन करनी चाहिए। तो क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एयर इसका नाम आया था, यूएई ने इसके बारे में बात की, तो इसीलिए जानना इंपॉर्टेंट था कि फ्रीडम ऑफ एयर क्या होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी फ्रीडम ऑफ एयर हैं, या फिर किन नियमों के हिसाब से ये वायुयान जो भी उड़ान भरते हैं वो किन नियमों के हिसाब से संचालित होते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि भारत की ओपन स्काई नीति क्या है। तो भारत की जापान के साथ भी ऐसी संधि है जिसके बारे में अभी यूएई बात कर रहा है करने के लिए। तो जापान के साथ ऑलरेडी भारत की इस प्रकार की ओपन स्काई संधि है। भारत और जापान ने 2017 में ओपन स्काई समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, यानी ज़्यादा पीछे नहीं है, रिसेंट का ही है। 2017 में भारत और जापान ने ओपन स्काई ट्रीटी की थी। भारत की कौन सी नीति के तहत इस ट्रीटी पर साइन किए गए थे, तो भारत की नीति है राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016। तो ये नीति अच्छे से याद रखिएगा, राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016। इसके तहत 2017 में भारत और जापान ने ओपन स्काई ट्रीटी में साइन किए थे। और ऐसा नहीं है कि भारत की सिर्फ जापान के साथ ही ओपन स्काई ट्रीटी है। भारत इससे पहले ग्रीस, जमैका, गुयाना, चेक गणराज्य, फिनलैंड, स्पेन और श्रीलंका के साथ ओपन स्काई समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है। तो ये सभी कंट्रीज़ हैं जिनका भारत और जिन कंट्रीज़ का द्विपक्षीय समझौता हुआ है ओपन स्काई ट्रीटी को लेकर। द्विपक्षीय समझौता यानी कि सिर्फ 2 पार्टीज़ होंगी, उसमें 2 देश होंगे जो आपस में समझौता करते हैं ओपन स्काई ट्रीटी के लिए, यानी कि एक दूसरे के स्काई को वो ओपन करते हैं एक दूसरे के वायुयानों के लिए। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब लास्ट में हम देख रहे थे कि अमेरिका की ओपन स्काई संधि क्या है, क्या वो उसी तरह की है जैसे भारत की है।
तो अभी हमने देखा है कि भारत की अमेरिका के साथ इस प्रकार की कोई संधि नहीं है ना। और भारत की राष्ट्रीय उड्डयन नीति है 2016 की, उसके अनुसार भारत ने इन देशों के साथ, जितने भी देश हैं उनके साथ अपनी ओपन स्काई ट्रीटी साइन की है, जो कि द्विपक्षीय है। तो अमेरिका उसमें कहीं भी नहीं है। अमेरिका की ओपन स्काई संधि वो अलग है। भारत की ओपन स्काई संधि द्विपक्षीय है, लेकिन अमेरिका की जो ओपन स्काई संधि है वो बहुपक्षीय है, यानी कि 2 कंट्रीज़ नहीं हैं बल्कि 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिन्होंने आपस में संधि की है। ये संधि कब हुई थी? 2002 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे और इस संधि ने प्रतिभागियों के लिए एक हवाई निगरानी प्रणाली की स्थापना की थी। संधि पर हस्ताक्षर करने वाले 34 सदस्य हैं। तो याद रखिएगा, ये जो अमेरिका की ओपन स्काई संधि थी ये द्विपक्षीय नहीं बहुपक्षीय है। इसमें 34 सदस्य देश हैं। भारत ने जितनी भी ट्रीटीज़ की हैं, ओपन स्काई संधि की हैं, वो सभी द्विपक्षीय हैं। और ये जो 34 सदस्य देश हैं, जो इनमें अमेरिका और रूस दोनों ही शामिल है। और अमेरिका और रूस हम देखते आ रहे हैं कोल्ड वॉर के टाइम से लेकर अब तक कि दोनों में नहीं बनती है, विवाद किसी न किसी बात को लेकर चलता रहता है। तो जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, ये विवाद और ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। और अमेरिका ने जो ये ओपन स्काई संधि, इससे बाहर निकला है अमेरिका। कारण भी इसका यही अमेरिका के द्वारा बताया गया था कि ये जो भी संधि है, ओपन स्काई ट्रीटी है, रूस इसके नियमों की अवहेलना कर रहा है। रूस इसके ज़रिए क्या करता है कि अमेरिका पर नज़र रखने का काम करता है। ये अमेरिका के द्वारा कहा गया और इसी कारण से अमेरिका के द्वारा ये संधि से बाहर निकला गया है। ये अमेरिका की ओपन स्काई संधि, इसका काम क्या है? तो ये संधि निहत्थे हवाई अवलोकन का एक क्षेत्र स्थापित करती है। इसके तहत हस्ताक्षरकर्ताओं के क्षेत्रों पर अवलोकन की अनुमति है। यह आपसी समझ को बढ़ाता है और सभी प्रतिभागियों में विश्वास उत्पन्न करता है। तो दोनों जो ओपन स्काई संधि है उसका मीनिंग भी अलग है। भारत की कैसी थी? द्विपक्षीय संधि है भारत की ओपन स्काई संधि। और इसके अलावा भारत की है एयरलाइंस को खुली छूट दे देना। ठीक है, जो 2 देशों के बीच संधियां हुई हैं, उनके एयरलाइंस जो भी हैं वो असीमित संख्या में एक दूसरे के स्काई का प्रयोग कर सकते हैं। ये संधि है भारत की ओपन स्काई संधि। लेकिन ये जो अमेरिका की ओपन स्काई संधि है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, 2002 में जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये संधि का काम है अवलोकन करना। ठीक है, एक कंट्री, ये जो 34 हस्ताक्षर करता है, ये सभी कंट्रीज़ क्या कर सकती हैं? एक दूसरे के आसमान में जाकर, स्काई में जाकर उन देशों का अवलोकन कर सकते हैं, एक तरह से हवाई निगरानी कर सकते हैं। और इसका कारण ये छूट इसलिए प्रदान की गई ताकि विश्वास आपस में बना रहे देशों के बीच में, और देश एक दूसरे की निगरानी करेंगे और देखेंगे कि कुछ ऐसी गतिविधि तो नहीं चल रही है जो दूसरे देश के खिलाफ हो। और बस एक तरह से विश्वास बनाए रखने के लिए ये संधि की गई थी, जिसके लिए अमेरिका का कहना था कि रूस इसका गलत प्रयोग कर रहा है और अमेरिका की जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में वो देखरेख कर रहा है कि क्या वहाँ पर गतिविधियाँ चल रही हैं। तो इस तरह से भारत की ओपन स्काई संधि और अमेरिका की ओपन स्काई संधि दोनों ही न्यूज़ में थी और दोनों में अंतर है। तो ये फ़र्क अच्छे से समझिएगा। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।